नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डायरिया। इंक्रीज इन द स्टूल वेट ग्रेटर देन 250 ग्राम पर डे accompanied by increased frequency and liquidity of stool is called diarrhea। ठीक है, ये डायरिया की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि स्टूल का वेट जो है वो 250 ग्राम से ज़्यादा है रोज़ाना पर डे, और उसके साथ उसमें फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है और स्टूल में जो लिक्विडिटी है वो भी ज़्यादा है, तो उसको हम कहेंगे डायरिया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंड लिक्विडिटी और इसका वेट 250 ग्राम पर डे से ज़्यादा। तो अक्यूट डायरिया होता है, दूसरा क्रोनिक डायरिया। अक्यूट यानी डायरिया जो लास्ट करे लेस देन 2 वीक्स, 2 हफ्तों से कम टाइम तक वो रहा, तो उसको हम कहेंगे अक्यूट डायरिया। ये इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी होता है, फूड इंटॉलरेंस, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे मशरूम, शेलफिश, ड्रग्स की वजह से, और इन्फेक्शियस एजेंट जिनमें वायरसेस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ इन्वॉल्व होते हैं। क्रोनिक डायरिया जो है ना, जो टू वीक्स यानी 2 हफ्तों से ज़्यादा अगर परसिस्ट करे तो उसको हम कहेंगे क्रोनिक डायरिया। और इसको फिर हमने 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है कि क्रोनिक डायरिया या तो ऑस्मोटिक होगा, सिक्रेटरी, इन्फ्लामेटरी, मैल एब्जॉर्प्शन, क्रोनिक इन्फेक्शस एंड मोटिलिटी डिसऑर्डर डायरिया। ठीक हो गया, तो ये होगी डायरिया की क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम अक्यूट इन्फेक्शियस डायरिया डिस्कस करेंगे। अब अक्यूट जो इन्फेक्शियस डायरिया होते हैं ना, उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है कि ये अक्यूट इन्फेक्शियस डायरिया इन्फ्लामेटरी या ब्लडी कहलाएंगे, या फिर वो नॉन इन्फ्लामेटरी डायरिया होंगे। इन्फ्लामेटरी या ब्लडी डायरिया सजेस्ट करता है कि इसमें लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो इन्वॉल्व हुई है बाय इन्वेजिव बैक्टीरिया, यानी ऐसा बैक्टीरिया है या ऐसा पैरासाइट है या ऐसा कोई टॉक्सिन है जिसने इन्वेड किया है, जिसकी वजह से ब्लडी डायरिया हो रहा है, इन्फ्लामेटरी डायरिया हुआ है। ठीक है, तो क्लिनिकली पेशेंट को फ्रीक्वेंट ब्लडी स्टूल होंगे, स्मॉल वॉल्यूम का स्टूल होगा, और उसके साथ उसको फीवर, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, टिनेस्मस यानी इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, और फीकल अर्जेंसी होगी। ठीक है, बार बार उसको बार बार जाने की जो है ज़रूरत, फीकल अर्जेंसी। जो नॉन इन्फ्लामेटरी डायरिया होंगे ना, वो जनरली माइल्डर होंगे, माइल्डर डिजीज़ होगी, और ये वायरसेस या टॉक्सिन्स की वजह से होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करते हैं और साल्ट वाटर के बैलेंस के साथ इंटरफेयर करेंगे, जिसके नतीजे में लार्ज वॉल्यूम का इसमें डायरिया होगा, वाटरी किस्म का, ऑफन विथ नोज़ा, वॉमिटिंग एंड क्रैम्प्स। ठीक है, उसमें स्मॉल वॉल्यूम ब्लडी हो रहा था, इसमें लार्ज वॉल्यूम वाटरी। तो ये हो गया इन्फ्लामेटरी या ब्लडी डायरिया और नॉन इन्फ्लामेटरी डायरिया। उसके बाद है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या है? ऐसी डिज़ीज़ जो टॉक्सिन्स की वजह से हो, और वो टॉक्सिन कंज्यूम्ड फूड में मौजूद हो, उसकी वजह से जो डिज़ीज़ हो उसको कहेंगे फूड पॉइजनिंग। जब इंक्यूबेशन पीरियड शॉर्ट होता है, जैसे 1 से 6 घंटों का आफ्टर द कंजप्शन, तो टॉक्सिन जो है प्री फॉर्म्ड होता है, यानी पेशेंट ने खाना खाया और उसके 1 से 6 घंटों में ही उसको फूड पॉइजनिंग अगर हुई, तो इसका मतलब है उस खाने में पहले से ही टॉक्सिन मौजूद था, प्री फॉर्म था। ऐसा नहीं है कि उसमें बैक्टीरिया था फिर उसने गट में जाके टॉक्सिन बनाया है। अगर टाइम इंक्यूबेशन पीरियड शॉर्ट है तो टॉक्सिन प्री फॉर्म था और वो कंटेमिनेटेड फूड में ही टॉक्सिन था। वॉमिटिंग इसमें मेजर कंप्लेन होती है, और फीवर याद रखिएगा यूजुअली एब्सेंट होगा, इसमें फ़ीवर नहीं होगा, मेन कंप्लेन वॉमिटिंग होगी। एग्जांपल है, ये टॉक्सिन स्टेफिलोकोकस ओरियस की वजह से होता है या बेसिलस सीरियस, और ये टॉक्सिन हम फूड में डिटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बरक्स अगर इंक्यूबेशन पीरियड लॉन्गर है, यानी 8 से 16 घंटों का, वो 1 से 6 घंटे, 8 से 16 घंटे है, तो मतलब ऑर्गेनिज्म फूड में है, ऑर्गेनिज्म है, और उस फूड में उसने फिर जाके बाद में टॉक्सिन प्रोड्यूस किया है खाना खाने के बाद उस बैक्टीरिया ने। ठीक है, खाने में बैक्टीरिया था, टॉक्सिन नहीं था, अंदर जाके उसने टॉक्सिन बनाया है। तो इसमें वॉमिटिंग लेस प्रोमिनेंट होगी और एब्डोमिनल क्रैम्प्स ज़्यादा फ्रीक्वेंट होंगे। फीवर इसमें भी ऑफन एब्सेंट होता है। तो एग्जांपल जो है डिज़ीज़ की इसमें आ जाती है क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस की वजह से जो डिज़ीज़ होती है। ठीक है, तो उसमें इंक्यूबेशन पीरियड लॉन्गर होता है और इस तरह के फीचर्स होंगे। उसके बाद पैथोजेनेसिस है अक्यूट इन्फेक्शियस डायरिया की। ठीक है, किस तरह से ये प्रोड्यूस होता है, वो मैकेनिज़्म है। सबसे पहले है नॉन इन्फ्लामेटरी डायरिया। ठीक है, 2 टाइप्स हमने कही ना अक्यूट इन्फेक्शियस डायरिया की, या तो वो इन्फ्लामेटरी होगा ब्लडी, या वो नॉन इन्फ्लामेटरी। तो नॉन इन्फ्लामेटरी में फर्दर जो है या वो इंटेरोटॉक्सिन मेडिएटेड डायरिया होगा या नॉन इन्वेसिव ऑर्गेनिज्म।
इंटेरोटॉक्सिन मेडिएटेड का मतलब है इस ग्रुप में जो ऑर्गेनिज्म है ना वो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा को इन्वेड नहीं करेगा, अंदर उसको इन्वेड नहीं करेगा, और इसके इफ़ेक्ट्स इंटेरोटॉक्सिन की वजह से ही मेडिएट होते हैं। ठीक है, तो उसको हम कह रहे हैं एक्सोटॉक्सिन की वजह से। इसमें इंटेस्टाइनल म्यूकोजा की इन्फ्लामेशन भी नहीं होती। ठीक है, और इसमें जो ऑर्गेनिज्म जो एक्सोटॉक्सिन बनाएंगे और एक्सोटॉक्सिन मेडिएटेड डायरिया करवाएंगे वो है विब्रो कोलेराई, ई कोलाई टॉक्सिजेनिक, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजिस। ठीक है, ये सारे इंटेरोटॉक्सिन मेडिएटेड नॉन इन्फ्लामेटरी डायरिया करवाएंगे। अगला जो है वो नॉन इन्वेजिव ऑर्गेनिज्म है, यानी ऑर्गेनिज्म इंटेस्टाइनल लूमेन में एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन टिश्यू को वो इन्वेड नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन लूमेन में है, तो इसमें आ जाता है जियार्डिया, ये ऑर्गेनिज्म आता है। इंटेरोटॉक्सिन वाले में ऑर्गेनिज्म तो था लेकिन उसने अपना इंटेरोटॉक्सिन बनाया यानी एक्सोटॉक्सिन बनाया और उसकी असरात की वजह से डायरिया हुआ, लेकिन फिर भी म्यूकोजा की इन्फ्लामेशन नहीं थी। यहाँ पर सिर्फ ऑर्गेनिज्म लूमेन में है, इन्वेड फिर भी यहाँ पे भी नहीं कर रहा, और ये जार्डिया इसमें एग्जांपल है। नॉन इन्फ्लामेटरी हो गए। अब इन्फ्लामेशन जो करवाएं यानी जो इन्वेड करें, इन्फ्लामेटरी इन्वेजिव डायरिया, इसकी क्या पैथोजेनेसिस है, इसमें वो ग्रुप ऑफ इन्फेक्शन आते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट क्या करेगा, इन्वेड करेगा इंटेस्टाइनल म्यूकोजा को, अक्यूट इन्फ्लामेशन करवा देगा इंटेस्टाइन की। तो फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इन्वेजिव इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन करवाएंगे। वायरस में एडिनो वायरस, साइटोमेगेलो वायरस, ये इन्फ्लामेशन करवाएंगे। बैक्टीरिया में साल्मोनेला, शिगेला, कैम्फाइलोबैक्टर। पैरासाइट में एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, ये इन्फ्लामेटरी इन्वेजिव डायरिया करवाएगा, म्यूकोजा को इन्वेड करेंगे और इन्फ्लामेशन करवाएंगे। ठीक है, तो अब टेबल बना हुआ है जिसमें इन्फेक्शियस डायरिया के कॉजेज़ को इसने जो है कंपेयर कर दिया है। नॉन इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेटरी, नॉन इन्फ्लामेटरी के वायरल में रोटा वायरस, नॉरवॉक वायरस, इन्फ्लामेशन जो इन्वेड करेंगे उसमें साइटोमेगेलो वायरस। प्रोटोजोआ देखें, प्रोटोजोआ में नॉन इन्फ्लामेटरी है जियार्डिया, दूसरा क्रिप्टोस्पोरिडियम। इन्फ्लामेटरी में एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, हमने पढ़ा है ना, फ्लास्क अल्सर्स प्रोड्यूस करता है, इन्वेड करता है इस वजह से। बैक्टीरियल नॉन इन्फ्लामेटरी है जो प्री फॉर्म्ड इंटेरोटॉक्सिन या जिसको एक्सोटॉक्सिन कह रहे हैं उससे हो, पहले से ही बना देगा प्री फॉर्म्ड, वो स्टेफाइलोकोकस ओरियस, बैसिलस सीरियस, क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस। जबकि इंटेरोटॉक्सिन प्रोडक्शन जो करेंगे उसमें इंटेरोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई और विब्रो कोलाई आ जाते हैं। इन्फ्लामेटरी डायरिया में बैक्टीरियल है साइटोटॉक्सिन प्रोडक्शन वाले बैक्टीरिया जैसे क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल। ठीक है, यह साइटोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, इन्फ्लामेशन करेगा, इन्वेड करेगा। दूसरे म्यूकोजल इन्वेजन वाले शिगेला, साल्मोनेला, कैम्फाइलोबैक्टर, यर्सीनिया, क्लेमाइडिया, निजेरिया गोनोरी, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनिस, ये सारे बैक्टीरिया इन्फ्लामेटरी डायरिया करवाएंगे, इन्वेड करेंगे। ठीक है, म्यूकोजा को इन्वेड करेंगे। नेक्स्ट अब चलते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। तो डायरिया की जो सिवियरिटी है उसको डिवाइड किया गया है माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। माइल्ड डायरिया यानी फ्यू स्टूल्स आए पर डे तो वो माइल्ड डायरिया है, लेकिन अगर 4 या 4 से ज़्यादा स्टूल एक दिन में आए इन एसोसिएशन विद लोकल सिम्टम्स भी हों जैसे एब्डोमिनल क्रैम्प्स, नोज़ा, टिनेस्मस, तो ये मॉडरेट डायरिया कहलाएगा। ठीक है, 4 या उससे ज़्यादा स्टूल पर डे और उसके साथ कुछ ये सिम्टम्स। सिवियर डायरिया में 4 या उससे ज़्यादा स्टूल होंगे पर डे लेकिन साथ सिस्टेमिक सिम्टम होंगे लाइक फीवर, चिल्स, डिहाइड्रेशन। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस की? एक्यूट इन्फेक्शियस डायरिया को ही कह रहे हैं ना गैस्ट्रोएंटेराइटिस। उसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं कि पेशेंट सर्कुलेटरी शॉक में जा सकता है क्योंकि उसका डायरिया हो रहा है, वॉल्यूम डिप्लीट हो रहा है, तो वो जो है सर्कुलेटरी वॉल्यूम भी डिप्लीट हुआ तो उससे सर्कुलेटरी शॉक में चला जाएगा। ऑर्गन्स की क्योंकि परफ्यूजन नहीं होगी। एक्यूट रीनल फेलियर में चला जाएगा, रीनल की क्योंकि परफ्यूजन ही नहीं हो रही। इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन होगी तो उससे पेशेंट को लेथार्जी और पैरालाइटिक इलियस होगा। इसके अलावा मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है। ठीक है, अब जो फैक्टर्स सजेस्ट करें इन्फेक्शियस डायरिया को, फीचर्स कौन से फीचर्स हैं जो सजेस्ट करते हैं कि ये इन्फेक्शियस डायरिया है? इसी तरह की अगर रीसेंट इलनेस फैमिली के किसी और मेंबर को हो तो इसका मतलब है ये इन्फेक्शियस ही डायरिया है, डायरिया का कॉज कोई ना कोई इन्फेक्शन है।
या अगर अभी रिसेंटली ही इम्प्रॉपरली स्टोर्ड या प्रिपेयर्ड फूड खाया हो उसने, इम्प्रॉपरली स्टोर किया गया, तो इसका मतलब है उसको फूड पॉइजनिंग हुई है। स्पेशली अगर घर के बाकी लोगों को भी हुआ है तो मतलब वो फूड पॉइजनिंग ही कॉज है डायरिया का। इसी तरह अनप्योरीफाइड वाटर से एक्सपोजर हुआ हो जैसे कैंपिंग के दौरान, या पेशेंट को अब्रॉड रीसेंट ट्रैवल की हिस्ट्री हो तो उसको ट्रैवलर्स डायरिया कहेंगे। एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन विद इन प्रिसीडिंग सेवरल वीक, उसने एंटीबायोटिक खाए थे डायरिया से कुछ हफ्ते पहले, तो लाइकलीहुड है कि इसको क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल कोलाइटिस हुआ है, उसकी वजह से डायरिया हुआ है। अब गैस्ट्रोएंटेराइटिस के सिम्टम्स और साइंस देखेंगे, यानी अक्यूट इन्फेक्शियस डायरिया में सिम्टम देखें। पेशेंट को अक्यूट इन्फेक्शियस डायरिया में नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, फीवर और डायरिया होगा, ठीक है। साइंस हमें जो मिलेंगे क्लिनिकल असेसमेंट पे, वो उसकी जनरल अपीयरेंस हमने पेशेंट की देखनी है एग्जामिनेशन में। उसका मेंटल स्टेटस, डिहाइड्रेशन की मैनिफेस्टेशन जैसे ड्राई माउथ, इन इलास्टिक स्किन, डिक्रीज्ड यूरिनेशन, वीकनेस, लेथार्जी, सनकन आइज़, डिपेंड करता है कितनी डिग्री की डिहाइड्रेशन है। एब्डोमेन में आपने टेंडरनेस या पेरिटोनाइटिस को एग्जामिन करना है। मेटाबॉलिक, अब जो आप इन्वेस्टिगेशंस करवाओगे अक्यूट इन्फेक्शियस डायरिया यानी गैस्ट्रोएंटेराइटिस में, उसमें सबसे पहले आप स्टूल एनालिसिस करवाओगे, ठीक है। स्टूल की एग्जामिनेशन आप परफॉर्म क्यों कर रहे हो, ताकि आप एक तो डिटेक्ट करें फीकल ल्यूकोसाइड्स, दूसरा ओवा, पैरासाइट्स और क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल टॉक्सिन को, ठीक है। इनको जो है रूल आउट करने के लिए आप स्टूल एनालिसिस करवाते हो। फीकल ल्यूकोसाइड्स क्यों? फीकल ल्यूकोसाइड्स जो है ना ऑलवेज कौन सी कंडीशन में प्रेजेंट होंगे? अगर शिगेला की वजह से हुआ है डायरिया, कैम्पाइलोबैक्टर और इंटेरो इन्वेजिव इकोलाई, आल्सो अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोहन डिजीज़ में भी हमें ये मिलेंगे फीकल ल्यूकोसाइड्स। वेरिएबल ऑलवेज होंगे, ठीक है। वेरिएबल होंगे साल्मोनेला में या क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल में। एब्सेंट होंगे ल्यूकोसाइड्स रोटावायरस, जार्डिया, एंटामीबा, क्रिप्टोस्पोरियम, इकोलाई, फूड पॉइजनिंग ड्यू टू स्टेफाइलोकोकस ओरियस, बेसिलस सीरियस एंड क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस, ठीक है। इनमें हमें एब्सेंट मिलता है ये फीकल ल्यूकोसाइड, तो अगर इसलिए आप स्टूल एनालिसिस में ये देखते हो डायग्नोसिस बनाने के लिए। ओवा, पैरासाइट और क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल का टॉक्सिन, ये आप क्यों देखोगे? स्टूल कल्चर, आप हमेशा ब्लडी डायरिया में स्टूल कल्चर करवाते हो, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाते हो, सीरम यूरिया एंड क्रेटिनिन, और इसके अलावा सिग्मोइडोस्कोपी करवाओगे अगर पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस सस्पेक्टेड है, ठीक है। तो सिग्मोइडोस्कोपी। लास्ट में इसकी मैनेजमेंट है, कैसे आप जो है गैस्ट्रोएंटेराइटिस को मैनेज करोगे। डाइट में सबसे पहले आपने सॉफ्ट जो इजीली डाइजेस्टेड डाइट है जैसे सूप जो है प्रेफर करना है। फ्रीक्वेंट फीडिंग ऑफ फ्रूट, ड्रिंक्स, टी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये आपने इसको फ्रीक्वेंटली देने हैं, इनकरेज करना है। रेस्ट बाउल बाय अवॉइडिंग हाई फाइबर डाइट जो है अवॉइड करनी है, क्योंकि बाउल को अभी रेस्ट देनी है। फ़ैट अवॉइड करने हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स, कैफ़ीन और अल्कोहल, ये चीज़ें अवॉइड करनी है, ठीक है। दूसरा हमने रिहाइड्रेशन, ORS जो होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये इनएक्सपेंसिव और सेफ़ है, हाईली इफ़ेक्टिव है, आलमोस्ट सारे अवेक पेशेंट्स में आप ये दे सकते हैं। फ्लूइड जो है आपने 5 to 200 ml पर kg पर डे के रेट पे देने होते हैं, डिपेंड करता है पेशेंट की हाइड्रेशन स्टेटस पर, ठीक है। 550 to 200 ml पर kg पर डे। इंट्रावेनस फ्लूइड हम प्रेफर करते हैं उन पेशेंट में जिनको सीवियर डिहाइड्रेशन हो गई है डायरिया की वजह से, ठीक है। तो IV में हम देंगे। नॉर्मल सलाइन या रिंगो लैक्टेट जो है दिया जाता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को रीस्टोर करने के लिए। डेक्सट्रोस वाटर याद रखिएगा अवॉइड करना चाहिए। नॉर्मल सलाइन या हम रिंगर लैक्टेट देंगे। फिर एंटी डायरियल एजेंट्स हम उन पेशेंट्स में देते हैं जिनको माइल्ड टू मॉडरेट अगर डायरिया है, ताकि पेशेंट का कंफर्ट इम्प्रूव हो। लेकिन हाउएवर ये आप ब्लडी डायरिया वालों में यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। या हाई फीवर या सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी में नहीं यूज़ करने हैं एंटी डायरियल, क्योंकि इसमें और ज़्यादा डिजीज़ की वर्सनिंग हो सकती है, ठीक है। सिर्फ माइल्ड टू मॉडरेट में ही देंगे डायरिया में। लोपेरामाइड जो कैप्सूल है इमोडियम 2 मिलीग्राम, ये हम प्रेफर करते हैं इन अ डोजेज ऑफ 4 मिलीग्राम आपने पहले देना है, उसके बाद हर लूज स्टूल के बाद उसने पेशेंट ने 2 मिलीग्राम लेना है।
तो मैक्सिमम 16 मिलीग्राम 24 आवर्स में लिए जा सकते हैं। ठीक है। अब गैस्ट्रोएंटेराइटिस में मेन जो एंटीबायोटिक थेरेपी है उसमें पहले एम्पिरिकल ट्रीटमेंट है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट को माइल्ड और सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ ही होती है वायरस या नॉन इन्वेजिव बैक्टीरिया की वजह से। तो आप एम्पिरिकल एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट ही सब पेशेंट्स को देते हो जिनको अक्यूट डायरिया हुआ है, नहीं देते हो। ठीक है, क्योंकि वायरस या नॉन इन्वेजिव बैक्टीरिया ही इन्वॉल्व है, तो उसमें एम्पिरिक एंटीबायोटिक्स देना ज़रूरी नहीं है। एम्पिरिकल ट्रीटमेंट आप उन पेशेंट्स को दोगे जिनमें इन्वेजिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। नॉन इन्वेजिव में नहीं दे रहे थे, इन्वेजिव में देंगे। वो कैसे सजेस्ट होता है कि भाई इन्वेजिव वाला इन्फेक्शन हुआ है जब पेशेंट को मॉडरेट टू सीवियर फीवर होगा, टेनेस्मस, या उसमें फीकल ल्यूकोसाइट्स अगर स्टूल में प्रेजेंट हो, वाइल स्टूल बैक्टीरियल कल्चर अभी प्रोसेस में है, उसकी रिपोर्ट नहीं आई, तो ऐसे केसेस में हम एम्पिरिकल ट्रीटमेंट देते हैं एंटीबायोटिक्स का। ठीक है, तो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? क्विनोलोन, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, सिप्रोक्सिन जो है 500 मिलीग्राम ट्वाइस डेली हमने देनी होती है 5 से 7 दिनों तक, 5 दिनों का कोर्स या 7 दिनों का। और एम्पिरिकल थेरेपी मेट्रोनिडाजोल के साथ यानी फ्लेजिल 250 to 500 मिलीग्राम हम 4 टाइम डेली पेशेंट को देंगे अगर जार्डिया सस्पेक्टेड है, क्योंकि ये स्टूल में 50% ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट में नेगेटिव आता है जार्डिया, तो हम देंगे 4 टाइम डेली अगर सस्पेक्टेड है। नीचे ये टेबल गिवन है जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का इंक्यूबेशन पीरियड और उनमें वॉमिटिंग होती है या डायरिया, फीवर और उनकी पैथोजेनेसिस गिवन है। अब जो एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ। स्टेफाइलोकोकस, बैसिलस सीरियस, क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस, ई कोलाई और विब्रो कोलराई, ये सारे एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग हैं। इन सब में फ़ीवर नहीं होता। ठीक है, इनमें डायरिया जो है क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस से और विब्रो से ज़्यादा डायरिया होता है, बाकियों में नॉर्मल डायरिया होगा। वॉमिटिंग सबसे ज़्यादा स्टेफाइलोकोकस और बैसिलस सीरियस में होती है। ठीक है, और इंक्यूबेशन पीरियड इन सब का सबसे ज़्यादा इंक्यूबेशन पीरियड ई कोलाई का और विब्रो कोलराई का है 24 से 72 घंटे, जबकि क्लोस्ट्रीडियम का 8 से 16, बेसिलस का 1 से 8 घंटे, स्टेफाइलो का भी 1 से 8 घंटे। इनमें जो इन्वेजिव और इंटेरोटॉक्सिन दोनों प्रोड्यूस करने वाला है वो कैम्फाइलोबैक्टर है। 2 से 10 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, वॉमिटिंग नहीं होती लेकिन बहुत ज़्यादा डायरिया और फीवर होता है। शिगेला 24 to 72 आवर्स के बाद जो है इन्वेड करता है, ये सैल्मोनेला भी इन्वेड करता है, यर्सीनिया भी इन्वेड करता है। ठीक है, इन सब में डायरिया, वॉमिटिंग, फीवर होता है शिगेला, साल्मोनेला, यर्सीनिया में। ठीक है, 8 से 48 घंटे साल्मोनेला का है, सबसे ज़्यादा यर्सीनिया का 4 से 6 दिनों का इंक्यूबेशन पीरियड होता है शिगेला। अब लास्ट ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस इमरजेंसी रूम नोट गिवन है टेबल में, जिसमें सबसे पहले हिस्ट्री है। हमने इमरजेंसी रूम में आपके पास गैस्ट्रोएंटेराइटिस का पेशेंट आया तो हिस्ट्री में आपने उसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स पूछने हैं, जैसे आपने कोई इम्प्रॉपरली स्टोर्ड फूड तो नहीं खाया था, या बाहर से कोई खाना लेके खाया हो, या घर के किसी और हिस्से को ऐसी ही कंडीशन हुई हो। ठीक है, फूड पॉइजनिंग को रूल आउट करेंगे। आपने वॉल्यूम स्टूल का और नंबर ऑफ लूज मोशन, कितनी बार आप गए हैं, उसमें ब्लड है या स्टूल में म्यूकस है, टेनेस्मस की हिस्ट्री तो नहीं है, ठीक है, यानी इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन की, और फीवर की हिस्ट्री पूछनी है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस भी पूछनी है कि आपको लो यूरिन आउटपुट तो नहीं है। ठीक है, फिर आप एग्जामिन करोगे जिसमें आपने, क्योंकि शॉक में जाता है पेशेंट सर्कुलेटरी, तो इसलिए उसको रूल आउट करने के लिए हमने वाइटल्स लेने, बीपी, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट, मेंटल स्टेटस पेशेंट का देखेंगे, अलर्ट है, ड्राउजी, कंफ्यूज है या कोमाटोज, डिहाइड्रेशन के साइंस देखेंगे जैसे सनकन आइज़, कोल्ड, क्लैमी, इन इलास्टिक स्किन, ड्राई टंग, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जैसे टैकिपनिया होता है तो वो देखेंगे, यूरिन आउटपुट देखेंगे। फिर इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम ब्लड सीपी करवाएंगे और ल्यूकोसाइटोसिस देखेंगे, हीमोग्लोबिन का लेवल भी देखेंगे। ठीक है, रीडिंग जो है फॉल्स भी हो सकती है हीमो कंसनट्रेशन की वजह से, क्योंकि डिहाइड्रेशन होगी ना तो हीमो कंसनट्रेशन होगी, तो हीमोग्लोबिन अगर लो भी होगा तो हमें लो नहीं मिलेगा, फॉल्स रीडिंग मिल सकती है। यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट्स करवाएंगे। प्री रीनल टाइप ऑफ रीनल फेलियर हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस जैसे हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया, लो बाइकार्बोनेट, ये प्रेजेंट हो सकते हैं। सारे पेशेंट को आपने, जिनको सीवियर डायरिया है उनको आपने रीनल फेलियर के लिए कंसीडर करना है अनटिल प्रूव अदरवाइज़।
ठीक है। तो वो आपने इसके इलेक्ट्रोलाइट देखने हैं, उससे आपको आइडिया होगा, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया, लो बाइकार्बोनेट। स्टूल डीआर आप करवाओगे तो उसमें आपको ल्यूकोसाइट्स मिलेंगे, ब्लड, ओवा, पैरासाइट्स, इनके लिए आपने देखना है, रूल आउट करोगे आप जार्डा एंटामीबा को, ठीक है। स्टूल कल्चर एंड सेंसिटिविटी आप ब्लडी डायरिया वाले केस में करवाते हो, और अगर डायरिया के साथ फीवर है तो उसमें करवाना होता है कल्चर एंड सेंसिटिविटी, ठीक है। वरना वैसे स्टूल डीआर करवाया जाता है ल्यूकोसाइट्स के लिए, ब्लड के लिए, ओवा एंड पैरासाइट के लिए। मैनेजमेंट क्या है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट हम करेंगे विथ नॉर्मल सलाइन या रिंगोलेक्टेड देंगे एज मच एज रिक्वायर्ड। यूरिन आउटपुट मॉनिटर करेंगे, पेशेंट की जेवीपी देखेंगे, बेजल क्रेपिटेशन उसकी जो है अस्कल्टेट करेंगे टू अवॉइड ओवर हाइड्रेशन, ठीक है। लंग्स में ओवर हाइड्रेशन भी हो सकती है। डेक्सट्रोज वाटर हमने नहीं देना, ठीक है, अवॉइड करना है। इंजेक्शन मार्जिन या जो ग्रेविनेट होता है, ये आप वॉमिटिंग के लिए इंट्रामस्कुलरली लगा सकते हो, मार्जिन या ग्रेविनेट। एंटीबायोटिक अगर नेसेसरी है तो उसमें आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन का इंजेक्शन जो है 500 मिलीग्राम वाला हर 12 घंटे बाद आईवी में दे सकते हो, ठीक है। तो ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस का इमरजेंसी रूम नोट है, इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से याद करना है। दैट्स इट, यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ टॉपिक, एक्यूट इन्फेक्शियस गैस्ट्रोएंटेराइटिस या डायरिया।